नई दुनिया के विस्तार की यात्रा अब जागरण के साथ। जी हां, यही शीर्षक है नई दुनिया में पहले पेज पर छपी खबर का। यह खबर नई दुनिया के अधिग्रहण के बाद छपी पहली आधिकारिक घोषणा है। क्या नई दुनिया एक प्रोडक्ट है जैसे साबुन, टूथपेस्ट या कंडोम, या नई दुनिया उससे बढ़कर एक सांस्कृतिक सामाजिक विरासत है? 14 फरवरी से हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और आखिरकार 2 अप्रैल को इसकी आधिकारिक पुष्टि हो जाती है। हमने इस बारे में नई दुनिया से जुड़े कई लोगों से बात की। आप ही देखिए क्या कहते हैं वे इस बारे में। देखिए, जब मौत जब घर देखती है तो वो ये नहीं देखती कि सामने वाला कौन है। ठीक है, वो नई दुनिया हो या XYZ हो। नई दुनिया प्रबंधन ने जो रिलायंस समूह से पैकेज लिया था, समय पर वो उसका चुकाना नहीं कर पाए, और जैसा कि बाजार की रीत है, उन्होंने अपनी धनराशि वसूलने के लिए ये कदम उठाया और जागरण को उन्होंने बेचा इस अखबार को। कहीं ना कहीं आदमी ने अपना पैसा लगाया तो उससे वापस तो ले गई सही। ये नई दुनिया प्रबंधन की असफलता रही, और उन लोगों की असफलता रही जो प्रबंधन के इर्द गिर्द बने रहते हैं, जिनके कारण नई दुनिया को ये दिन देखना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों को हटाया जा रहा है उससे पहले ऐसे लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए जिनके कारण नई दुनिया को ये दिन देखना पड़ा है। नई दुनिया का जो मैनेजमेंट का हस्तांतरण हुआ है वो हमारी जैसी पीढ़ी के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। उसका कारण था कि नई दुनिया से हज़ारों लाखों पाठकों की दिली भावनाएं जुड़ी हुई थीं, और वो ये समझते थे कि नई दुनिया हमारा अपना अखबार है। नई दुनिया के जो पार्टनर थे नरेंद्र तिवारी जी स्वर्गीय, वो कहा करते थे कि नई दुनिया के जो मालिक है वो हमारे पाठक हैं, और हम अपनी पाठकों के भावना के अनुरूप ही काम करते हैं, और इसलिए नई दुनिया जन जन का अखबार रहा। आज जो हस्तांतरण हुआ है, उस हस्तांतरण के बाद जो नई दुनिया के जो मूल पाठक थे, मैं समझता हूँ कि तीसरी पीढ़ी होगी आज। तीसरी पीढ़ी के जो पाठक हैं वो, और जो पहली पीढ़ी के जो पाठक हैं हमारे जैसे, जो 60 के दशक से जिन्होंने 50 के दशक से नई दुनिया पढ़ना शुरू किया, वो बहुत दुखी हो रहे हैं कि जैसे नई दुनिया की आत्मा ही खत्म हो गई। अब एक खाली खोखा रह गया है। ठीक है, अब वो मैनेजमेंट किसका आया, कौन चलाएगा, क्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। 70-80 का जो दशक था, 70, 80 और 90 तक का जो दशक था, वो केवल नई दुनिया का दशक था। और उस दौरान जिस तरीके से इन्होंने नई दुनिया को चलाया और इस शहर को चलाया, कहे कि आज के युग के अंदर अगर उसको अपन अब उस तरीके से देखें तो एक दादागिरी जो होती थी कि नई दुनिया जो कहेगा वो होगा। नई दुनिया कहेगा शहर बंद तो शहर बंद होगा, फिर किसी की मर्जी हो या ना हो, है ना। इस तरीके से पूरी ताकत से इन्होंने दादागिरी से नई दुनिया चलाया। लेकिन 90 के दशक के बाद में जब 93 के अंदर भास्कर आया, तब नई तरीके से एक सोच पैदा हुई पत्रकारिता के जगत के अंदर। मुझे आज भी याद है कि नई दुनिया का वो जमाना जब कोई मुख्यमंत्री बनता था तो सबसे पहले ढोक देने नई दुनिया जाता था, और उसमें नई दुनिया के संपादक और वहाँ के लोग बड़ा गर्व महसूस करते थे। जबकि ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है। अब सवाल यह है कि नई दुनिया एक प्रवाह था, एक संस्कार था, एक विचार था, एक परंपरा थी। कभी वो व्यवसाय या इंडस्ट्री या अखबारबाजी का अड्डा कभी नहीं बना। वो वैचारिक था, सच को सच कहने की ताकत थी। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ उसकी अगर आप मेरे से वजह पूछें तो घोड़ा कितना ही अच्छी नस्ल का हो, कितना ही मजबूत हो, घुड़सवार के कौशल की ज़रूरत उसको पड़ती है। मेरे को तो लगता है मेरा कुछ भाग बिक गया हो सर, मैं ही बिक गया हूँ ऐसा नजर आता सर। क्योंकि नई दुनिया ये मलकियत में जो मर्जी लिखे रहे, लेकिन हम सब लोगों को ये लगता था कि नई दुनिया तो हमारी है, कोई दुनिया वाला इसकी तरफ बुरी नज़र करके देख ही नहीं सकता। और ये पैसे के लालच में इन्होंने बेच दिया। पैसे तो जितने ये बोलते इंदौर के लोग इकट्ठे करके इनको दे देते,
पैसे के लिए बेचना जो इनका बड़े, ये तो इन्होंने कोई अक्लमंदी नहीं की। मेरी शिकायत नई दुनिया से, नई वर्तमान नई दुनिया और उनके स्वामित्व से, और ख़ासकर आदरणीय अभय चंद जी छजलानी से कि यार अभय जी आपने ये क्या किया, बेचते तो सरेआम बाजार में आके खरीदते, हो सकता है कि इंदौर की जनता कुछ उसके लिए रास्ता सुझाती कि नहीं नई दुनिया को इस तरह से हम दूसरे हाथों में नहीं बिकने देंगे, ये कोई अखबार थोड़ी है, ये तो जनता की धरोहर है, इंदौर और इंदौर की जनता की, इस क्षेत्र की ये धरोहर है। माफ़ करें मुझे अभय जी, वो अकेले मालिक नहीं बन सकते इसके। पैसे के लिए, मुद्रा के लिए भले वो उन्होंने जो भी दिया होगा लिया होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन नई दुनिया को जिसकी गुडविल बनाने में कृष्णचंद्र जी मुदगल और कृष्णकांत जी व्यास से लेकर के बाबू लाभचंद जी छजलानी, नरेंद्र तिवारी, बसंती लाल सेठ या सरी के लोग और उसके साथ जुड़े हुए असंख्य कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंट ये सब लोग जुड़े हुए, अकेले आपने फैसला कैसे कर लिया? अकेले आपने फैसला कैसे कर लिया? आप तो जनता और पाठकों के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहा करते थे, ये एकदम आपकी संवेदनशीलता कहाँ खत्म हो गई? नई दुनिया की ओर से चाहे जो दावा हो, वास्तव में पत्रकारिता जगत में नई दुनिया के इस तरह अधिग्रहण होने से शहर का पत्रकार जगत व्यथित है। डीजी न्यूज ने जब शहर के वरिष्ठ पत्रकारों से उनकी राय जानी तो यह बात उभर कर सामने आई कि नई दुनिया का इस तरह पतन नई दुनिया के प्रबंधन की हठधर्मिता के कारण हुआ, जो प्रतिस्पर्धा के दौर में घातक साबित हुई है। मालवा के हिंदी पत्रकारिता को देश में अलग स्थान दिलाने वाला नई दुनिया अखबार महज एक सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि मध्य भारतवासियों के घरों का एक ऐसा सदस्य रहा जिसके बिना लोगों को चाय की चुस्की लेना तक मंजूर नहीं होता था। लोगों के दिलों पर राज करने वाले इस अखबार का बिकने के रूप में इस तरह दुखद हश्र होगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वर्षों से शहर में पत्रकारिता की मशाल हाथों में थामने वाले वरिष्ठ पत्रकार नई दुनिया के इस विलय से खासे व्यथित हुए हैं। इनका मानना है कि इस हस्तांतरण का असर अखबार को कितना विस्तार देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि लगभग 5 दशकों तक लोगों के दिलों पर राज करने वाले इस अखबार का पिछले करीब 1.5 दशक में पतन होता आ रहा है, जो विलय के अंजाम पर आकर खत्म हुआ है। नई दुनिया ने अपना वो लिखना कभी बंद नहीं किया, आपातकाल के खिलाफ भी वो लिखे। मतलब ये था कि जो जनभावनाएं थी वो नई दुनिया थी। आज मैं क्या सोच रहा हूँ, ये नई दुनिया सोच रहा है। वो स्थिति आज हम 2012 में देखते हैं तो वो स्थिति अब बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी पत्रकारिता का पूरे देश में नई दुनिया ने नाम पैदा किया और लोग इस बात को देखते थे, उनके लेआउट को देखते थे, उनकी खबरों को देखते थे, उनके संपादकीय देखते थे। नई दुनिया ने खेलों को बढ़ावा दिया, उनका अंतिम पृष्ठ खेलों पे निकलता था, सांस्कृतिक उनके पृष्ठ होते थे, उनके नाटकों में क्या नहीं किया, हर क्षेत्र में नई दुनिया ने अपना वो दिया। इसलिए आज मैं समझता हूँ कि नई दुनिया की आत्मा निकल गई है। अब लोगों की वो उसका जुड़ाव नई दुनिया से रहेगा कि नहीं रहेगा, मुझे इसमें थोड़ी शंका है। एक समय था जब नई दुनिया शहर के बारे में जब भी जो भी निर्णय लेता था उसे हर कोई मान्य करता था। यहाँ तक कि कोई भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होता था जो मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद नई दुनिया में धोख देने नहीं जाता रहा हो। लेकिन प्रतिस्पर्धा के जिस दौर में नई दुनिया प्रबंधन को जो बदलाव करना आवश्यक थे उन्हें नहीं करके बहुत बड़ी गलती की गई और उसी का खामियाजा आज इस तरह कर्ज के बोझ तले दबकर नई दुनिया का सौदा कर चुकाना पड़ा है। समय बदलता है और नई दुनिया भी बदला, नई पत्रकारिता पैदा हुई, नए अखबार चालू हुए और आज ये स्थिति हो गई कि जिस नई दुनिया ने 30 साल तक इस शहर को चलाया, आज उसे दूसरों के हाथों बिकना पड़ रहा है। ये एक बहुत ही ऐसी घटना है जिससे आने वाले समय के अंदर तमाम ऐसे लोग जो अपनी दादागिरी के दम पे शहरों को चलाते हैं, लोगों को चलाते हैं, उन्हें सोचना पड़ेगा। के पीछे जिम्मेदार में जो बात की पीढ़ी है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि कुछ लोगों ने
उन्हें जिस तरह शिकंजे में जकड़ लिया था चंद लोगों ने, और जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं वो बहुत ही खतरनाक है। केवल वरिष्ठ पत्रकार ही नहीं बल्कि आज की पीढ़ी भी नई दुनिया के विलय से खासी दुखी है, लेकिन इसके साथ ही वे लोग इसे एक सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देख रहे हैं। इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण खारीवाल का मानना है कि इससे इंदौर सहित मध्य भारत में पत्रकारिता जगत में आमूल-चूल परिवर्तन देखने को मिलेंगे। मैं इसको सकारात्मक रूप से लेता हूं कि जिस तरह से भास्कर देश का बड़ा समूह है, उसी तरह जागरण भी एक देश का बड़ा समूह है और इनकी प्रतिस्पर्धा का फ़ायदा पाठकों को मिलेगा। मैं इस प्रतिस्पर्धा में भी एक सकारात्मक चीज़ देखता हूं कि कहीं ना कहीं इंदौर वालों को नई दुनिया की जो पुरानी शैली है, साख है, उसमें जागरण का और तड़का लगेगा और इंदौर के पाठकों को एक अच्छा अखबार मिलेगा। कुल मिलाकर नई दुनिया अखबार का विलय व्यवसायिक तौर पर भले ही एक सामान्य सा विलय हो, लेकिन जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं इस अखबार से जुड़ी हुई थीं, उससे तो ये विलय शहर की आत्मा पर किसी कुठारघात से कम नहीं है। नई दुनिया के विस्तार की यात्रा अब जागरण के साथ होगी। ये खबर कुछ ऐसी ही लगती है जैसे कोई व्यक्ति किसी के घर में घुस जाए और घर के मालिक से कहे कि अब उस घर का मालिक यहाँ नहीं रह सकता। 65 साल से नई दुनिया के साथ रहे वरिष्ठ पत्रकार जवाहरलाल राठौर तो इस खबर से इतने दुखी नजर आए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। 27 साल से इस अखबार में विभिन्न पदों पर रहे भानु चौबे को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिस अखबार के लिए वो पिछले 27 साल से काम कर रहे हैं, अब वहां से वे रुखसत हो गए हैं। 5 जून 1947 को नई दुनिया अखबार की नींव रखी गई थी और 16 अगस्त 1947 से जवाहरलाल राठौड़ इस अखबार से जुड़े थे। जवाहरलाल राठौड़ से जब डिजी न्यूज ने नई दुनिया के स्वामित्व हस्तांतरण को लेकर प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वे दुखी हो गए। बड़े भावुक होकर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो वे अतीत में खो गए। कभी इस अखबार से जुड़ी बातों को बताया तो कभी गुस्से से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। उनका ये भी कहना था कि आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई थी जो बेचने की नौबत तक आ गई। एक बार यदि नई दुनिया के पाठकों से कहते तो आज इस अखबार की ऐसी दुर्गति नहीं होती। दैनिक नई दुनिया के स्वामित्व का हस्तांतरण होने की घटना घटित हुई है। बहुत दुखदायी घटना है ये उन लोगों के लिए कि जो नई दुनिया से निकट से जुड़े रहे हैं। मैं स्वयं भी नई दुनिया का 65 साल पुराना साथी हूँ और मेरी इस घटना से विश्वास ही नहीं हो पा रहा है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऊपर ऊपर बहुत कुछ खूबसूरती के साथ में चीज़ें सामने आती रही। नई दुनिया की दुर्गति की कोई खबर कभी आई नहीं। पहले इतिहास अपने को दोहराता है। पहले आपको शायद मालूम नहीं होगा, नई दुनिया का स्वामित्व तो एक बार पहले भी बदल चुका है। जब कृष्णचंद्र मुदगल इसके प्रकाशक थे और पंडित कृष्णकांत व्यास इसके प्रधान संपादक थे, बने थे। ये घटना 30 सितंबर 1947 के रोज़ की है। ये इम्पॉर्टेंट डेट है क्योंकि इन्होंने 5 जून को शुरू किया था, कृष्णचंद्र मुदगल ने और कृष्णकांत व्यास ने। कब किया था? 5 जून 1947। और 30 सितंबर को इसके स्थानांतरण का, इसके स्वामित्व का हस्तांतरण जो है वो नई दुनिया को बाबू लाभचंद जी छजलानी जी और उनके बाद में नरेंद्र तिवारी जी और बसंतीलाल सेठिया जी और ये सब उसमें साथी जुड़ते गए और हम सरी के छोटे मोटे संवाददाता भी उससे जुड़ते हुए चले गए थे। अब इतिहास अपने को कैसे दोहराता ये हमारे सामने आज आया कि इतना बड़ा एम्पायर और वो एम्पायर ढह गया तो आघात तो लगेगा ही। अब रहा सवाल ये कि लोगों को सही जानकारी देने में, पाठकों को सही जानकारी देने में क्या दिक्कत है।
जैसे इसमें जनता को विश्वास, अपने पाठकों को विश्वास में लेना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम इस मोर्चे पर असफल रहे हैं या इस मोर्चे पर हम सफल रहे हैं या हम ये करना चाहते हैं। अब विस्तार की योजना, नई दुनिया का विस्तार वो करेंगे। अभी तक तो ये था कि नई दुनिया सबका विस्तार करती रहती थी, चाहे कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में करती या मशीनों के रूप में करती या किसी भी रूप में, लेकिन नई दुनिया की पहल होती थी कि वो अग्रणी रहता था। नहीं, अग्रणी होता था। टेलीप्रिंटर भी आया तो सबसे पहले आया, और भी जितने भी नई चीज़ें आती रही। और अब हो गया बिल्कुल उल्टा कि नई दुनिया जो है उसका विस्तार कोई और करेगा। जब खुद आप अपना विस्तार नहीं कर पाया तो दूसरा आपका विस्तार क्या करेगा? मेरे तो कुछ अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो, और पाठकों को ये स्वामित्व का परिवर्तन कोई बिना पैसे लिए दिए तो हुआ नहीं होगा। करोड़ों रुपयों की सल्तनत एक हाथ से दूसरे हाथ में चली गई है और पाठकों को कोई जानकारी नहीं, पाठकों को किसी तरह की कोई जानकारी अभी तक नहीं दी गई। ये तो अच्छा नहीं हुआ। इंदौर की जनता जितना विश्वास नई दुनिया पे करती थी कि नहीं, नई दुनिया में नहीं छपा है मानवत, विश्वसनीय नहीं है, दूसरे अखबारों को दोयम दर्जे का अखबार मान करके इंदौर के लोग चलते थे। कई बार कई घटनाओं में ऐसा हुआ है। मेरे को भी नई दुनिया के 65 साल का सहयात्री होने से उसकी सारी जानकारी मेरे पास रिकॉर्ड है। क्या जानकारी दी अपने पाठकों को? देना चाहिए थी ना कि भाई हमने ये प्रयत्न किए हैं और अब हम इनके साथ में ये कर रहे हैं। वो विस्तार करेंगे कौन, जिनको कोई जानता ही नहीं। इंदौर में कौन जानता है? उन्होंने तो एक व्यापारी जैसे खरीदता है, कोई चीज़ बाजार में बिकती है, बिकाऊ था नई दुनिया, उनने खरीद लिया। वो ये कहेंगे कि हमारा क्या था, हमारा तो धंधा है, व्यवसाय है, अखबार छापना ये भी व्यवसाय है, तो हमने तो व्यवसाय के नाते जो है वो खरीद लिया है, हमारे पास पैसा था हमने खरीद लिया। मेरी शिकायत नई दुनिया से, वर्तमान नई दुनिया और उनके स्वामित्व से, और ख़ासकर आदरणीय अभय चंद जी छजलानी से कि यार अभय जी आपने ये क्या किया? बेचते तो सरेआम बाजार में आके खरीदते, हो सकता है कि इंदौर की जनता कुछ उसके लिए रास्ता सुझाती कि नहीं नई दुनिया को इस तरह से हम दूसरे हाथों में नहीं बिकने देंगे। ये कोई अखबार थोड़ी है, ये तो जनता की धरोहर है। इंदौर की जनता की, इस क्षेत्र की ये धरोहर है। माफ़ करें मुझे अभय जी, वो अकेले मालिक नहीं बन सकते इसके। पैसे के लिए, मुद्रा के लिए भले वो उन्होंने जो भी दिया होगा लिया होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन नई दुनिया को जिसकी गुडविल बनाने में कृष्णचंद्र जी मुदगल और कृष्णकांत जी व्यास से लेकर के बाबू लाभचंद जी छजलानी, नरेंद्र तिवारी, बसंतीलाल सेठ या सरी के लोग और उसके साथ जुड़े हुए असंख्य कॉरेस्पॉन्डेंट, एजेंट, ये सब लोग जुड़े हुए, अकेले आपने फैसला कैसे कर लिया? अकेले आपने फैसला कैसे कर लिया? आप तो जनता और पाठकों के प्रति बहुत ही संवेदनशील रहा करते थे। ये एकदम आपकी संवेदनशीलता कहाँ खत्म हो गई? जवाहरलाल राठौर ने ईश्वर से यही प्रार्थना की है कि नए लोग उसी भावना के अनुरूप इस अखबार को संचालित करेंगे जैसा कि ये अब तक होता आया है। इतना कहते कहते एक बार फिर उनकी आंखें भीग गई। नए आगमन वाले, नए स्वामित्व वाले लोग जो है जनता के साथ में, इंदौर क्षेत्र की जनता के साथ में किस तरह का दृष्टिकोण अपनाते हैं, लोगों को क्या कहते हैं, वो क्या उनकी तरफ से क्या आश्वासन है नई दुनिया के मामले में, ये तो वो जब आएंगे महेंद्र मोहन गुप्त तब लोगों को पता लगेगा। अब बंधु, हम तो ऐसा है कि उम्र के हिसाब से, बीमारियों के हिसाब से फील्ड के बाहर हो गए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको भविष्य के बारे में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं शुभकामना तो व्यक्त कर ही सकता हूँ ना कि मैं नए जागरण के स्वामी हैं उनको, उनका इंदौर में स्वागत करते हैं पत्रकार के नाते, और ये ईश्वर इसको इस अखबार, इस हस्तांतरण को ज़्यादा
सफल बनाए, फ्रूटफुल जिसको कहते हैं, बनाए। हम लोग जो भी इंदौर के लोग आशा करते हैं वो यही करते हैं कि भाई जिस तरीके से एक समय में नई दुनिया ने उन्नति के रास्ते पर अपनी मंजिलों की तलाश की थी, उस तरह से नए मालिक भी करेंगे, ऐसा विश्वास मेरे को है। और सहयोग तो इंदौर की जनता हर एक को देगी। देखेंगे, ये लोग देखने को उत्सुक हो गए आज से ही। आज अखबार में आया ना नई दुनिया में विस्तार का, तो वो विस्तार की खबर देख करके लोग चौंक गए और कई लोगों के फ़ोन आए, कई लोगों से बातचीत हुई। लगा कि इस घटना को आज की तारीख में तो किसी ने पसंद नहीं किया है। आगे नए मालिकों के व्यवहार, उनके सोच, इंदौर और आसपास की जनता के प्रति प्रसार क्षेत्र जो नई दुनिया का रहा, उस क्षेत्र की जनता को किस प्रकार से वो अपने दिल से जोड़ते हैं। पैसे से नहीं, 2 रुपया फेंक करके पैसे लेने वालों को मैं वो नहीं मानता हूँ। नई दुनिया की बहुत सारी सफलता का एक राज भी सबसे बड़ा यही था कि वो दिल से पाठकों को जोड़ते थे। ईश्वर करे और नए मालिक इस घटना को एक, मैं क्या कहूँ यार, मेरे को बहुत दुख हो रहा है, मेरा दिल भरा है, क्योंकि मैं भी 65 साल से उससे जुड़ा हुआ था। दुख केवल जवाहरलाल राठौड़ को ही नहीं है। नई दुनिया से 27 साल तक विभिन्न पदों पर रहकर सिर्फ और सिर्फ इसी अखबार के लिए सोचने, समझने और लिखने वाले भानु चौबे भी आहत ही नजर आए। भानु चौबे ने भी अपने उन पलों को डिजी न्यूज के साथ बांटा जो उन्होंने इस अखबार में बिताए थे। इस हस्तांतरण पर उनका सिर्फ यही कहना था कि एक अच्छी नस्ल के घोड़े को कोई सवार नहीं मिल पाया। देखिए, नई दुनिया का इस तरह इतिहास में चले जाना, उसके मूल स्वरूप का बहुत दुखद है, बहुत आहत करता है। और वो जो दर्द है वो शब्दों में मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उसके दर्शन और आत्मा से जुड़ा रहा। मुझे करीब 27 साल का मौका मिला काम करने का, और बारपुते साहब और डॉक्टर सक्सेना और अभय सजलानी जी के साथ मैंने डे टू डे वर्क में एडिटोरियल राइटिंग किया। अब सवाल यह है कि नई दुनिया एक प्रवाह था, एक संस्कार था, एक विचार था, एक परंपरा थी। कभी वो व्यवसाय या इंडस्ट्री या अखबारबाजी का अड्डा कभी नहीं बना। वो वैचारिक था, सच को सच कहने की ताकत थी। तो मैं समझता हूँ कि जो कुछ हुआ उसकी अगर आप मेरे से वजह पूछें तो घोड़ा कितना ही अच्छी नस्ल का हो, कितना ही मजबूत हो, घुड़सवार के कौशल की ज़रूरत उसको पड़ती है। तैरने वाला कितना भी बढ़िया हो, नदी की धारा अगर उसके विपरीत है तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि कहीं प्रबंधन को पिछले 5-6 सालों में ये देखने में कहीं चूक हुई या उनकी नज़र से निकल गई बात कि जो नई दुनिया का मूल था, जो डे टू डे जॉब था, रोज़मर्रा का जो अखबार बनाना था, उसको बहुत मैकेनिकल, बहुत सतही या इस तरह मान लिया गया, जबकि वो एक डीप, एक गहरा विचार था नई दुनिया, जो सतह पे कभी जीवित नहीं रह सकता। मेरा ऐसा मानना है कि नई दुनिया की जो प्राकृतिक कुदरती ताकत है वो अभी भी उसमें निहित है। उसे आवश्यकता है एक कुशल मार्गदर्शक की, एक अनुभवी शिक्षक की, जो बारपुते साहब, सक्सेना साहब, अभय सजलानी जी ने उसको ये भूमिका अदा की थी। वही भूमिका अगर फिर दोहराई जाती है तो निश्चित ही नई दुनिया अगले 20 साल तक उस पर खरा उछाने की भी संभावना नहीं है। दैनिक जागरण उत्तर भारत में भी वही स्थान या अहमियत रखता है जो नई दुनिया मध्य भारत में, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसलिए जागरण पब्लिकेशन इसमें सामंजस्य बैठा पाएगा, ये अभी कहना जल्दबाजी है। मध्य प्रदेश में, खास करके मध्य भारत में नई दुनिया, यूपी में जागरण, और आज राजस्थान में राजस्थान पत्रिका, पंजाब और दिल्ली में पंजाब केसरी। मैं ये नाम यूँ गिना रहा हूँ कि ये मानक बने हुए थे राज्य के, और राज्य को नेतृत्व दे रहे थे पत्रकारिता और विचार को। जागरण के बारे में मैं ज़्यादा इसलिए नहीं जानता कि मैंने कभी नई दुनिया के अलावा कहीं पत्रकारिता की नहीं है। उनके जो मालिकों से भी मेरा परिचय नहीं है।
लेकिन जो संस्कृति पत्रकारिता की उनकी है वो हमारी पत्रकारिता की संस्कृति से बहुत कुछ मिलती जुलती है। पर एक विशेष बात है जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की परिस्थितियों में, संस्कृति में और चाल चलन रहन सहन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके लिए उनको समय लगेगा इससे तालमेल बैठाने में। शहर के एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी रहे सुरजीत सिंह का कहना था कि ये केवल एक अखबार नहीं है, ये लोगों के दिलों से जुड़ा समाचार पत्र था। अगर पैसों की वजह से ये बिक रहा है तो एक बार आवाज देते तो इसके पाठक उसकी पूर्ति कर देते। मेरे को तो लगता है मेरा कुछ भाग बिक गया हो सर, मैं ही बिक गया हूँ ऐसा नजर आता सर। क्योंकि नई दुनिया ये मलकियत में जो मर्जी लिखे रहे, लेकिन हम सब लोगों को ये लगता था कि नई दुनिया तो हमारी है, कोई दुनिया वाला इसकी तरफ बुरी नज़र करके देख ही नहीं सकता। और ये पैसे के लालच में इन्होंने बेच दिया। पैसे तो जितने ये बोलते इंदौर के लोग इकट्ठे करके इनको दे देते। पैसे के लिए बेचना जो इनका बड़े, ये तो इन्होंने कोई अक्लमंदी नहीं की। मैनेजमेंट फेल हो गया ऐसा कहते हैं। हम मैनेजमेंट में कोई बुराइयां तो थी नहीं, ना इनमें कोई किसी किस्म की बुराई नहीं, ना पीते हैं ना खाते हैं ना कोई इनकी और कोई बुराई थी, लेकिन काहे में इनका पैसा खर्चा हो गया ये तो मिसमैनेजमेंट से ही गया सर। क्योंकि उनमें पर्सनल बुराइयां भी कोई नहीं थी। नई दुनिया संस्मरण है सर, मैं तो 1964 से इंदौर में रहता हूं सर, और 1964 से ही नई दुनिया से जुड़ा हुआ हूं। मैं तो शुरू से ही इनका भगत रहा हूं। और नई दुनिया एक आसमान के ऊपर जैसे सितारा होता है ना, वैसी चीज़ रही है। कभी इनके यहाँ कोई आप सोचो कोई झूठी खबर छपा देगा या कोई इधर लाग लपेट से कुछ आप छपवा लोगे या दूसरा कोई छपवा लेगा, ये हमने कभी सुना ही नहीं था सर। असंभव बात मानी जाती सर। इनमें एक तिवाड़ी साहब थे, कर्नल तिवाड़ी बोलते थे उनको सब लोग, और उनका इतना रोब दबदबा था कि कोई हद ही नहीं, कोई वहाँ कोई उठती बात या झूठ पटांग बोलती नहीं सकता। और कहाँ थे राल बालपुते सारे एडिटर इनके, और कहाँ राजेंद्र माथुर जैसे एडिटर इनके, और कहाँ सर ये इन्होंने बेच के अपना खुद भी खत्म कर दिया और अपने पाठकों को भी इन्होंने बहुत भारी धक्का पहुंचाया। बात चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ समझ में आती है कि जो कुछ भी हुआ वो न केवल इस अखबार में काम करने वालों के साथ गलत था, बल्कि उन लाखों पाठकों के साथ भी एक तरह धोखा हुआ जो इसे अखबार से बढ़कर समझते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजी न्यूज, इंदौर। नई दुनिया में एक रिपोर्टर के रूप में काम शुरू करने से लेकर ग्रुप एडिटर तक बनने वाले उमेश त्रिवेदी नई दुनिया के इस बदलाव से काफी व्यथित हैं। उनसे हमारे भोपाल एडिटर मनोज सैनी ने सीधे बातचीत की। आप ही देखिए क्या कहते हैं उमेश त्रिवेदी जी। 68 साल की एक ऐसी विरासत जिसकी शुरुआत से लेकर आज तक उसके साथ जुड़े रहे हैं उमेश त्रिवेदी, जिन्होंने लंबा समय बिताया, करीब 40 साल, लेकिन आज उस विरासत का अंत देखने को मिल रहा है। आखिर इस दौर में कैसा उनका समय बीता और अब जो निर्णय होने जा रहा है उसको लेकर उनका क्या सोच है, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ हैं उमेश त्रिवेदी जी। त्रिवेदी साहब, ये बताइए कि आज एक बड़ी चुनौती के रूप में, या ये कहें कि 0 से 40 साल तक आप काम करते रहे, 0 से 100 तक आपने उसको दिया, और आज जो निर्णय हुआ उसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? जो भी निर्णय हुआ है मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि वो गले नहीं उतर रहा है, कहीं मन को कचोट रहा है कि इतनी लंबी विरासत जिसके हम बहुत सक्रियता से भागीदार रहे और जिसको हमने जिया, उस विरासत को हमने भरपूर जिया, उस विरासत से हमने भरपूर सीखा। उस विरासत के कारण हम वो काम कर पाए जो समाज के हित में जरूरी थे या समाज के लिए जरूरी थे। तो उस विरासत के बारे में ये सोचना कि अब वो विरासत का भविष्य क्या होगा, सोचकर ही कई बार रूह कांप जाती है। डर लगने लगता है कि राहुल बारपुते, राजेंद्र माथुर, अभय सजलानी जैसी जो शख्सियत थी, जो संपादक थे, जिनके साथ हमने इतने लंबे अरसे तक काम किया, जिन्होंने पत्रकारिता की धारा को आगे बढ़ाया और पूरे देश में नई दुनिया स्कूल ऑफ जर्नलिज्म के नाम से ये मशहूर हुआ। इसके पत्रकार जहां भी गए वो उन्होंने आकाश को छुआ। देश में आज ऐसे कई पत्रकार हैं जो नई दुनिया से निकले और आज बहुत नाम कमा रहे हैं, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है।
और मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि देश की हिंदी पत्रकारिता को जो संपादक दिए हैं वो नई दुनिया ने ही दिए हैं, जिनके कारण आज हिंदी पत्रकारिता की पहचान बनी है और इंग्लिश जर्नलिज्म के आगे या जो अंग्रेजी की पत्रकारिता के टक्कर की जो हिंदी पत्रकारिता आज खड़ी हो गई है और जो लोकप्रियता हासिल की है उसमें उन्हीं लोगों का योगदान है। सर, चूंकि आप तो लगातार मेहनत करते रहे, आपने इसको यहाँ ये कहा जाए कि जीरो से, जैसा मैंने आपसे कहा कि 40 साल आपने यहाँ बिता दी, लेकिन जब जो ये निर्णय हुआ तो इसमें कहीं आपसे नहीं पूछा गया या आपसे राय ली गई हो तो आपने कहीं ऐसी बात नहीं रखी कि ये निर्णय ठीक नहीं, जैसा आप कह रहे हैं? आजकल जो मैनेजमेंट का जो चलन है उस चलन में मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट हमेशा बहुत हावी रहते हैं। तो मैं ये बहुत साफ से कह सकता हूं कि इस सौदे में हम लोगों से कहीं कोई राय नहीं ली गई। ये फैसला प्रबंधन के स्तर पे हुआ और उन लोगों ने तय किया कि हमको इसको बेचना है या जो भी उनके जो समझौते हैं वो समझौते करना है। यदि हम लोगों से पूछा जाए तो संभवतः हम लोग इससे सहमत नहीं होते, क्योंकि हमको आज भी विश्वास है कि नई दुनिया यदि हम चाहते तो इसी रूप में हम आगे भी चला सकते थे और बढ़ा सकते थे, लेकिन क्योंकि ये प्रबंधन का फैसला है और सारे अधिकार उनके हैं तो हम लोगों के लिए संभव नहीं था कि इसके बारे में कोई फैसला करते या इसको रोक पाते। लेकिन आखिरी दिनों में जब बात हो रही थी तो चीजें जब सामने आती थी, यानी औपचारिक रूप से तो आज तक नहीं पूछा गया कि इसके बारे में क्या कहा जाए, क्या किया जाए, कैसे किया जाए किसी भी स्तर पर। और ये कहा गया कि साथ कॉर्पोरेट सेक्टर के जो आजकल बिजनेस डीलिंग होते हैं उसमें बहुत कॉन्फिडेंशियल चीजें होना चाहिए, हम बहुत सारी चीजें उजागर नहीं कर सकते। तो उस कॉर्पोरेट के जो पर्दे हैं उन पर्दों के भीतर क्या होता रहा वो हम लोगों को आखिर तक नहीं मालूम और अभी भी नहीं मालूम कि क्या डीलिंग हुआ, कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी और नई दुनिया का भावी स्वरूप क्या होगा। सिर्फ स्टाफ को या जो संपादकीय साथी थे या सहयोगी थे या जो बाकी लोग थे उनसे ये कहा गया कि जो कुछ भी होगा नई दुनिया के हित में होगा, नई दुनिया की परंपराओं को ध्यान में रख के किया जाएगा और जो एक हेरिटेज पत्रकारिता को मिला है वो कायम रहेगा। कैसे रहेगा ये आज भी स्पष्ट नहीं है। चूंकि काफ़ी तादाद में लोग काम करते थे, जैसा जो मेरी जानकारी करीब 2100 लोग इस संस्थान में काम किया करते थे। आप अगली पारी कहाँ शुरुआत करने जा रहे हैं? क्या जो आगामी जागरण ने इसको लिया है तो क्या उसके साथ जा रहे हैं और बाकी जो लोग हैं उनका क्या होगा? नहीं, मैंने तो अभी 15 दिन पहले ही एक पत्र अपने साथियों को लिखकर पूरे ग्रुप के जितने भी समूह के जितने भी 1-1,500 साथी थे उनसे विदा ले ली है, क्योंकि अब ये कह पाना मुश्किल है कि नई दुनिया का अगला चरण कैसे होगा, क्या होगा और किन लोगों के हाथों इसका आकार बनेगा, किस रूप में ये साकार होगा, ये कहना मुश्किल है। और अभी जिस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं उसमें कुछ स्पष्ट नहीं है। भले ही सब लोग दावा करें कि नई दुनिया अपनी परंपरा को कायम रखते हुए आगे बढ़ेगा, चाहे मैनेजमेंट जागरण का हो या नई दुनिया के जो पुराने प्रबंधक हैं या जो डायरेक्टर्स हैं वो लोग इसको संभालें। लेकिन मेरा सोचना यह है कि चीजें उतनी आसान नहीं रही हैं कि हम ये दावा कर सकें, क्योंकि वैसे ही जब अभी जिन हाथों में था वही उन परंपराओं को आगे नहीं बढ़ा सके और ये नौबत आ गई तो आगे क्या होगा ये कहना मुश्किल है। बड़ी संख्या, जैसा मैंने कहा 2100 लोगों की बात है, तो ऐसे कितने लोग हैं जिन पर सीधा इसका असर पड़ेगा? अब इसका कोई अधिकृत आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर जहां तक मेरी जानकारी है 600-700 लोगों को तो अपनी रोजी रोटी से हटना पड़ा है, क्योंकि समझौते की जो शर्तें थी उन शर्तों में यह था कि हम इतना स्टाफ का इतना हैवी स्ट्रक्चर के साथ इसे टेक ओवर नहीं करेंगे या इसका एक्विजिशन नहीं करेंगे। तो जहां तक मेरी जानकारी है, अधिकृत आंकड़ा मेरे पास नहीं है, क्योंकि इस सारी प्रक्रिया से मैं बाहर था, इस सारे प्रोसेस में मेरा कोई दखल नहीं था। तो करीब ऐसा लगता है कि 600-700 लोगों पे तो सीधी इसकी रोजी रोटी का असर पड़ा है। नए यूथ, चूंकि आप तो ये बहुत कम देखने को मिलता, हम लोग भी, मैं खुद आपके साथ पहले जुड़ा था नई दुनिया से, लेकिन एक ऐसा समय, चूंकि लगातार आप इस संस्थान में जुड़े रहे, मुझे नहीं लगता है कि दुनिया के अंदर, देश के अंदर ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिसकी शुरुआत जीरो से हो और वो यहाँ तक जुड़ा रहा है एक संस्थान के साथ। लेकिन अब
कई सारे जो नई यूथ हैं वो पत्रकारिता में आना चाहते, पत्रकारिता में जुड़ना चाहते, तो इस तरह की यदि प्रबंधन फैसले करता है तो आप क्या कहेंगे, कितना घातक है? देखिए, मैं जब नई दुनिया में 1973 में आया था तो उस समय सारी कमांड राजेंद्र माथुर, राहुल बारपुते और अभय छजलानी के हाथों में थी, और एक प्रूफ रीडर की हैसियत से मैंने वहाँ काम शुरू किया था। और धीरे धीरे इस त्रिमूर्ति ने, संपादक की त्रिमूर्ति ने मुझे काफ़ी मौके दिए काम करने के, और मुझे इस बात का संतोष है कि मैं जो कल्पनाएं करके पत्रकारिता में आया था वो सारी उपलब्धियां या सब मैंने हासिल किया, और एक समूह संपादक के रूप में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सारे अखबारों का नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला, और मैं वो सफलतापूर्वक कर पाया नहीं कर पाया ये एक असेसमेंट का विषय है, जिसको हमेशा दूसरे लोगों को उसकी समीक्षा करना चाहिए। लेकिन मुझे जो दायित्व मिला था मैंने उसको अपने तय पूरी तरह से निभाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे ये अंदाज था कि राहुल जी किस प्रकार सोचते थे, क्या काम करते थे, या राजेंद्र माथुर की जो कलम थी उसका तीखापन क्यों था और कैसे वो मुद्दों को उठाते थे, उछालते थे, और अभय छजलानी जी की जो आयोजना होती थी अखबार को लेकर उसमें किस प्रकार सब लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो, ये एक टीम वर्क के रूप में हमेशा सीखने को मिला। तो मुझे लगता है कि जो इन तीनों से मैंने सीखा वो मैंने अखबार में जब मुझे मौका मिला तो मैंने करने की कोशिश की। मैं इतना कह सकता हूं कि मेरे सारे साथी मेरे काम से खुश थे, और एक टीम की हैसियत से मेरे लिए जो संभव था मैंने उनको मौके दिए, और अभी जो मेरे पास फीडबैक आता है या जो फ़ोन आते हैं उससे मुझे लगता है, और मुझे इस बात का एहसास होता है, और कई बार मैं इस बात को लेकर इमोशनल भी हो जाता हूं कि मेरे साथी मुझे इतना चाहते थे, इसका मुझे अंदाज नहीं है। तो अब अगली पारी आप कहाँ से क्या करने जा रहे हैं? चूँकि आप जैसे लोगों की, हम जैसे यूथ पत्रकारों को ज़रूरत है। नई आपने एक ऊंचाई दी, नई दुनिया को ऊंचाई, ठीक है, प्रबंधन का फैसला है वो अपनी जगह, हम लोग सब काम करने वाले, लेकिन अब नया क्या शुरुआत करने जा रहे हैं? अब नई शुरुआत तो ऐसा लगता है कि इतने दिनों में जो किया और जो सीखा उसको लिपिबद्ध किया जाए, और जितने भी नए साथी आ रहे हैं मुझे कई बार लगता है कि मुझे उनसे भी सीखने का मौका मिलता है, क्योंकि समय की जो रफ्तार है, समय की जो मांग है, और जो नई टेक्नोलॉजी आई है, नया माहौल है, नया पर्यावरण है, समाज में बहुत सारी नई चीज़ें हो रही हैं, और एक मुकाम पे पहुंचने के बाद समाज से आपकी सक्रियता या आपकी भागीदारी जो रोजमर्रा की ज़िंदगी से थोड़ी कम होती जाती है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां आपको वो अवसर नहीं देती, मौका नहीं देती कि आप बहुत सक्रियता से बिंदास शहर में घूम सको, लोगों के बीच में उठ बैठ सको, क्योंकि आपके जिम्मेदारी में बहुत सारी अन्यथा चीज़ें होती हैं। तो मैं तो कई बार ये महसूस करता था, और नई दुनिया में भी ये कहता रहा कि जो मेरे नए रिपोर्टर्स थे मैं उनसे फीडबैक लेता था, उनसे बातचीत करता था कि भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कॉलेजों का माहौल आजकल का, क्योंकि कॉलेजों में क्या हो रहा है इसकी जानकारी मुझे अपने जो युवा रिपोर्टर्स हैं उनसे मिलती थी, या जो मेरे आसपास यूथ होता था। तो मुझे तो लगता है कि आज हमारा अनुभव जो है पत्रकारिता का, उसके साथ यदि यूथ का जो सम्मिश्रण या एक समन्वय बहुत प्रॉपर हो जाए तो आज भी बहुत सारी चीज़ें घट सकती हैं। तो मुझे लगता है कि नए पत्रकारों से हम सीख भी सकते हैं और उन्हें बता भी सकते हैं कि किस प्रकार चीज़ों को संभाला जाए और किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए। मैं अक्सर कहा करता हूं कि जब राहुल जी संपादक थे और हम सब एडिटर, बहुत जूनियर सब एडिटर थे, तो कोई भी घटना घटती थी या कुछ भी होता था तो हम जब वो कॉपी लेके उनके पास जाते थे, तो जब मैं कॉपी लेके जाता था तो बहुत एक्साइटेड होता था कि आज इतनी बड़ी खबर आ गई, आज तो जानने नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया हिल जाएगी, आकाश टूट पड़ेगा, धरती फट जाएगी। खबरों को लेकर हम इतना एक्साइटमेंट होते थे, इतनी उत्तेजना होती थी और इतना जोर शोर हो रहता था। और जब हम राहुल जी के पास या रज्जू बाबू के पास पहुंचते थे तो वो खबर को एक नज़र से देखते थे और बोलते थे ठीक है इसको 2 कॉलम दे दो। तो एकदम ऐसा लगता था कि यार ये कैसे लोग हैं, हमको ये लग रहा है कि आज आसमान टूट गया और ये बोलेंगे कि 2 कॉलम छापो, हमको छाप दो। और बड़े धीरज से, बहुत शांति से उन चीज़ों को निपटाते थे।
बाद में समझ में आया कि एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ संतुलन और समन्वय की भी उतनी जरूरत है कि हम जो देख रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, उसके उस पार या उसके पीछे भी क्या है, ये समझ उन लोगों की थी। तो धीरे धीरे अनुभव के साथ ये बात समझ में आई कि एक्साइटमेंट अपनी जगह है, लेकिन किसी चीज को प्रेजेंट करना और किस तरीके से करना, वो एक अपनी जगह एक मुद्दा होता है हमेशा। और उस मुद्दे को जो लोग सफलतापूर्वक समझ जाते हैं कि नहीं इसकी न्यूज वैल्यू इतनी है और मान लो बहुत हाई न्यूज वैल्यू भी है इसकी, तो इसका समाज पे क्या असर पड़ेगा, इसलिए हमको इसको कितने संतुलन और कितने संयम के साथ इस खबर को देना है। ये बात आप समझ आती कि राहुल जी उस समय इतना कूल बिहेवियर या इतने ठंडेपन से क्यों चीजों को करते थे, क्योंकि यदि वो हमारे हाथ में दे जाए तो हो सकता था हम उसको बंदर के हाथ में उस तरह जैसी स्थिति होती है कि हम चाहे जैसे हजामत बना देते समाज की। तो ये जो संतुलन हो तो हमेशा ये समन्वय यदि यूथ और अनुभवी लोगों में हो तो बहुत अच्छा हो सकता है। पत्रकारिता में संतुलन और समझ की बहुत जरूरत है, ये कहना था उमेश त्रिवेदी जी का। लेकिन इतना भी तय है कि विरासत का ऐसा अंत होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। कैमरामैन हेमंत के साथ डीजी न्यूज के लिए भोपाल से मनोज सैनी। नई दुनिया की जागरण प्रकाशन लिमिटेड यानी JPL कॉर्प में विलय के बाद शेयर बाजार में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इस सौदे की चर्चा के बीच पिछले एक सप्ताह में ही JPL के शेयर्स में करीब 8 रुपए तक का उछाल देखा गया। जानकारों के मुताबिक मध्य भारत में इस अखबार को नए सिरे से अपने पैर मजबूत करने के लिए काफी मशक्कत करनी होगी, मतलब राह उतनी आसान नहीं है। किसी भी व्यावसायिक संस्थान में होने वाले परिवर्तन का असर यदि सबसे पहले कहीं देखने को मिलता है तो वो है उस संस्थान के शेयर की कीमत। नई दुनिया के जागरण ग्रुप में विलय पर भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। व्यापार जगत में इस सौदे की चर्चा मात्र से ही पिछले एक सप्ताह में JPL के शेयर्स में खासा उतार चढ़ाव देखा गया। यदि औसत बात की जाए तो पिछले एक सप्ताह के दौरान JPL का शेयर 94 रुपए से बढ़कर 102 रुपए तक की हाइट पर पहुंचा। शेयर ब्रोकर्स इस वृद्धि को जागरण ग्रुप की साख बढ़ने से जोड़कर देख रहे हैं। आज जिस प्रकार से जो जागरण प्रेस ने नई दुनिया प्रेस को पूरा खरीदा है और उसकी खबर से हमने देखा है कि पिछले 5 से 7 दिनों में लगातार जागरण प्रेस के शेयरों में वॉल्यूम भी बढ़ा है और कुल मिला के शेयरों के भावों में एक तेजी का वातावरण हमने देखा है। हम देख रहे हैं कुछ दिनों में जब से ये बाजार में अफवाह उड़ी थी कि नई दुनिया बिक चुकी है और नई दुनिया को जागरण प्रेस ने खरीद लिया है, जागरण प्रकाशन ने, तो उसके बाद से लगातार हर लेवल पर नीचे से बाइंग आ रही है और लोगों में थोड़ा एक उत्साह भी बढ़ा है, क्योंकि हो सकता है इसके खरीदने के बाद इस शेयरों के वॉल्यूम में अंतर पड़ेगा, प्लस इसमें जो खरीदी होगी और खरीदी होने से जो इसके भाव में अंतर पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसकी बर्थ जिस प्रकार से अभी 99 से 100 रुपए के बीच चल रही है, हो सकता है कि 120 से 140 के बीच इसकी बर्थ आगे पहुंचेगी। बाजार के जानकारों का कहना है कि नई दुनिया पत्रकारिता जगत का जाना पहचाना नाम है। इसी पहचान को भुनाते हुए इसके प्रबंधन ने इसकी औसत कीमत से ज्यादा दाम पर इसकी बिक्री करना स्वीकार किया। लेकिन जिस प्रकार से प्रतिद्वंदी अखबारों ने मध्य भारत में अपनी जड़ें मजबूत कर रखी हैं, उससे जागरण ग्रुप को नए सिरे से यहां अपने पैर जमाने में खासी मशक्कत करना होगी और इसमें 2 से 4 साल भी लग सकते हैं। एक जो रीडर्स हैं उसकी जो रीडरशिप है, आज भी नई दुनिया की रीडरशिप मध्य प्रदेश में बहुत अच्छी है और उसी के कारण मेरे हिसाब से दैनिक जागरण ने, जो कि NCR, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन सब एरियाज़ का एक लीडिंग ब्रांड है और वही सब चीज़ों को देखते हुए उसे जो अपना एक फर्म इस्टेब्लिशमेंट करना था मध्य प्रदेश में और यहाँ से लगे हुए बेल्ट्स में, तो इस कारण से मेरे हिसाब से उसने नई दुनिया में इन्वेस्टमेंट किया है। और नई दुनिया में इन्वेस्टमेंट में अगर आप इमीडिएट कोई पॉजिटिविटी देखें अगर दैनिक जागरण के लिए, तो उसके लिए मेरे हिसाब से सिर्फ यही हो सकती है कि उसको जो एक बेस मिलना चाहिए था, वो बेस खाली इस ब्रांड के नाम के कारण उसको बेस मिलेगा। और इसको अगर वो इनकैशमेंट के टर्म में देखो कि आगे चल के क्या फ़ायदा होने वाला है दैनिक जागरण में, तो मेरे हिसाब से 3 से 4 साल तक वो एट पार भी आ जाए तो उनके लिए बहुत पॉजिटिव वो होगा। बताया जा रहा है कि इस विलय से जागरण ग्रुप की बाजार में साख कुछ बढ़ी जरूर है, लेकिन ग्रुप प्रबंधन फिलहाल नई दुनिया को लिस्टिंग कंपनी में स्थान नहीं देकर उसे सप्लीमेंट कंपनियों में ही शामिल करेगी। आने वाले समय में जब तक नई दुनिया लाभ की स्थिति में नहीं आएगा, तब तक इसे मुख्य लिस्टिंग कंपनी में शामिल किया जाना मुश्किल ही नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
डीजी न्यूज इंदौर। नई दुनिया, उत्थान या पतन, हमारी खास रिपोर्ट अब यही खत्म होती है। देखते रहिए डीजी न्यूज।